नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। लखनऊ से आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वजह बनी बलिया की बीजेपी विधायक केतकी सिंह, जिन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। दरअसल केतकी सिंह ने अखिलेश यादव से सरकारी टोटियों का हिसाब मांग लिया और फिर क्या था, सपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भड़क उठी। बलिया के बांसडीह से आए सपा कार्यकर्ता केतकी सिंह के लखनऊ स्थित सरकारी आवास गुलिस्तान कॉलोनी के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी सपा महिला मोर्चा की नेहा यादव, जो अपने साथ एक नल टोटी भी लाई, प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर। हालांकि विधायक केतकी सिंह उस समय अपने सरकारी आवास पर मौजूद नहीं थी। प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने समझ बुझाकर इको गार्डन ले जाया गया, जहां प्रदर्शन खत्म कराया गया। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक बहस से अब नल टोटी तक पहुंच चुकी है, और क्या इससे जनता और असली मुद्दों का पानी मिलेगा? योगी जी ने और केतकी सिंह ने अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाई, तो यही क्षेत्र की जनता ने जो 2024 में जवाब दिया है, बड़ा जवाब देगी। अरे आइए, चलिए आइए, चलिए चलिए सर, छोड़िए सर, लेने को तैयार है। गाड़ी कहाँ है? हमारे यही ज्ञापन है सर, साथ ले लीजिए। आपने हमारी लखनऊ में बीजेपी विधायक केतकी सिंह के सरकारी आवास पर सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का मामला अब और गर्माता जा रहा है। इस बार बयान सामने आया है कि खुद विधायक की नाबालिग बेटी भिवारी सिंह का, जो उस वक्त आवास पर अकेले मौजूद थी। भिवारी सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, मेरी माँ यहाँ नहीं है। इन्हें लगता है ये 16 साल की लड़की को डरा देंगे। अगर आपने मुझ पर उंगली भी उठा दी तो मेरी माँ बीच से फाड़ देगी। इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। जहां एक तरफ सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे प्रतीकात्मक विरोध कर रहे थे, वहीं अब एक नाबालिग लड़की की सुरक्षा का मामला भी चर्चा में आ गया है। इस पूरी घटना पर प्रशासन की भूमिका, राजनीतिक मर्यादा और परिवारों को राजनीतिक में खींचे जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। सुनिए। मैं विभावरी सिंह हूँ, उम्र 16 साल। मैं विधायक केतकी सिंह की बेटी हूँ और आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं। बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है, उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ। मथुरा से बड़ी खबर, यमुना का जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और स्थिति अब चिंताजनक हो गई है। आज कल 7 बजे यमुना का जल स्तर 1066.33 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लगातार चौथे दिन यमुना उफान पर है और अब इसका असर वृंदावन में साफ दिखने को लगा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग जलमग्न हो गया है। वही कालीदह मंदिर के चारों ओर भी परिक्रमा मार्ग डूब गया है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
यमुना किनारे बसी कॉलोनियों में दर्जनों मकान पानी में डूब चुके हैं। हालत ऐसे है कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कई इलाकों में पलायन शुरू हो गया है। खासकर निचले इलाकों में बसे परिवारों के लिए स्थिति गंभीर बनी हुई है। यमुना का पानी अब गांव, खेतों और लिंक रोड तक पहुंच चुका है। बाबूगढ़ और औकस गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो चुके हैं। चारों ओर से बहती यमुना में इन गांवों को काट दिया है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हथिनी कुंड बैराज में छोड़ा गया पानी अब मथुरा तक पहुंच चुका है। खतरे को भांपते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी ने देर रात बाढ़ नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 2023 से भी ज़्यादा जल स्तर इस बार देखा जा रहा है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, लेकिन हालत पर काबू पाना अब तक बड़ी चुनौती बन गया है। आगे बजा ले आगे। गर्मी के बढ़ते कहर और शीतलन की बढ़ती मांग को देखते हुए भुवनेश्वर ने देश में एक नई पहल की है। 2 सितंबर को इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी यानी IFOREST और भुवनेश्वर नगर निगम BMC ने मिलकर देश की पहली एकीकृत ताप एवं शीतलन कार्य योजना IHCAP जारी की है। यह योजना न केवल बढ़ते तापमान और नमी से निपटेगी, बल्कि शहर में बढ़ते एयर कंडीशनिंग की मांग को भी सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से पूरे करने की दिशा में दिखाएगी। IFOREST के CEO चंद्रभूषण ने कहा कि यह देश की पहली ऐसी योजना है जो गर्मी और शीतलन दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान देती है। इस योजना को तैयार करने में 18 महीने का समय लगा और इसमें सिंगापुर ETH सेंटर का भी सहयोग रहा। इस कार्य योजना में शहरी टाप डीप प्रभाव, ग्रीन बिल्डिंग्स, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ शीतलन समाधानों जैसे कई आयाम शामिल हैं। भुवनेश्वर अब जलवायु अनुकूल स्मार्ट शहरों की दौड़ में एक कदम आगे निकल गया है। सुनिए। देखिए, ये हिंदुस्तान का पहला एक्शन प्लान है जो कि हीट, गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, और कूलिंग, एयर कंडीशनिंग का डिमांड जिस तरह से बढ़ रहा है, दोनों चैलेंज को एड्रेस करता है। सो इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान। और ये जो इसकी जो टेक्निकल जो मॉडलिंग की है और जो हमने मॉडलिंग एक्सरसाइज किया है, वो कूलिंग सिंगापुर प्रोग्राम से किया है। आपको मालूम होगा कि सिंगापुर इज वन ऑफ द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी इन द वर्ल्ड, और उनका एक बहुत मेजर प्रोग्राम है कूलिंग सिंगापुर, किस तरह से सिंगापुर को ठंडा किया जाए। तो उनके जितने भी टेक्निकल जो नॉलेज हैं उसको लेके हमने इस भुवनेश्वर के एक्शन प्लान में डाला है। और भुवनेश्वर को हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि भुवनेश्वर आज के दिन में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा हीट स्ट्रेस सिटी है। अगर आप मैप करेंगे हीट वेव इफेक्टेड सिटी तो भुवनेश्वर टॉप में आता है। दैट इज वाई वी चोज भुवनेश्वर। और सिंगापुर इसलिए क्योंकि सिंगापुर भी कोस्टल जगह है, और सिंगापुर का कूलिंग जो सिंगापुर प्रोग्राम है वो भुवनेश्वर के लिए बहुत यूजफुल था, इसीलिए हमने कूलिंग सिंगापुर के साथ कोलैबोरेशन करके इस रिपोर्ट को निकाला है। भुवनेश्वर में कैसा इसका सर्वे किया?
देखिए ये पिछले 18 महीने से ये रिपोर्ट का प्रिपरेशन हो रहा है। इसमें भुवनेश्वर में डीप सर्वे हुआ है, पूरे शहर का सर्वे हुआ, अबाउट 1000 हाउसहोल्ड्स वर सर्वे, और 2 मेजर एरिया, एक अमीर एरिया जो कि जनपथ है, जो कि कमर्शियल कॉरिडोर है भुवनेश्वर का, और सलिया साही जो कि गरीब एरिया है, दोनों का हम लोगों ने डिटेल मॉडलिंग की। तो ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव 18 मंथ प्रोसेस वाज देयर टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट ये निकला है कि भुवनेश्वर में हीट वेव बढ़ेगा, वो क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ेगा, और एक फिनोमिनन कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। शहर गर्म होता है गांव के कंपैरिजन में, तो भुवनेश्वर में गर्मी बढ़ेगी क्लाइमेट चेंज के कारण और अर्बन हीट आइलैंड के कारण। लेकिन जो मॉडलिंग एक्सरसाइज हमने किया है उससे यह निकला है कि शहर को ठंडा किया जा सकता है, जैसे कि रूफ इंटरवेंशन में छतों के ऊपर व्हाइट पेंट करके, ग्रीन रूफ प्रोग्राम बना के, शहर में वाटर बॉडी को रिस्टोर करके, ग्रीनिंग करके, जो बिल्डिंग है उनको एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो भारत सरकार ने निकाला है उसको इंप्लीमेंट करके। तो बहुत से उपाय हैं जिसको लगा के हम भुवनेश्वर को ठंडा कर सकते हैं, जो हीट वेव है उसका इंपैक्ट कम कर सकते हैं। देखिए ये डेटा जो कलेक्शन था वो एक वो अलग स्टोरी है। सारे डिपार्टमेंट से हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ा। तो इस रिपोर्ट में जो एक्शन प्लान है इसमें आपको भुवनेश्वर का A to Z डेटा मिल जाएगा जो सरकार से है, लेकिन जो डेटा सरकार से नहीं मिला वो हमने प्राइमरी सर्वे करके किया। जैसे कि एयर कंडीशनिंग कितना यूज हो रहा है भुवनेश्वर में, उसके लिए हम लोगों ने हाउस होल्ड सर्वे किया। भुवनेश्वर में जो स्लम एरिया है उसमें किस तरह के लोग रूफ लगा रहे हैं उसका प्राइमरी सर्वे हुआ, वाटर बॉडी का सर्वे हुआ। तो जो डेटा सरकार से मिला वो हमने उसका इस्तेमाल किया। सैटेलाइट का बहुत हमने इस्तेमाल किया, सैटेलाइट का डेटा हमने बहुत यूज किया। तो इन सभी चीजों को मिला के ये रिपोर्ट का प्रिपरेशन हुआ है। सर इसका प्लान क्या है, जैसे भुवनेश्वर के बाद पूरे इंडिया में? देखिए ये पहला रिपोर्ट है और बड़ा सक्सेसफुली ये रिपोर्ट हमने रिलीज किया है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस लाया है हम लोगों ने। हमारा आइडिया है कि हम भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तो साथ काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करके इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा काम वाराणसी में शुरू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने डिसाइड किया है कि ये इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सुंदरनगर में मंगलवार शाम करीब 6 बजे हुए भूस्खलन के बाद 2 घर मलबे में दब गए और अब तक की 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटनास्थल पर भारतीय सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगातार खोज और बचाव अभियान चला रही है। सुनिए। सुंदरनगर में जंगम बाग में जैसे आप जानते हैं लैंडस्लाइड आज देर शाम में आया है। 2 घर इसकी चपेट में आए हैं। पहले घर में 4 व्यक्ति थे जिसमें से 2 व्यक्ति जो शुरुआत में जो मिले थे, एक लेडी और एक बच्चा, उनको अस्पताल ले जाया गया परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। साथ में दूसरे घर में एक महिला का शव बरामद हुआ है। अभी पहले घर में फिर भी कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रेस्क्यू टीम, जहाँ पे NDRF, SDRF, हिमाचल होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज और पुलिस, हिमाचल पुलिस की टीम जो यहाँ पे तैनात है, वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। वो पर्याप्त मशीनरी इक्विपमेंट लगा के प्रयास जारी है। उसके अलावा एक और आदमी के किसी गाड़ी में ट्रैप होने के लैंडस्लाइड में आशंका जताई जा रही है, उसको भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल के मुताबिक मलबे में अभी कम से कम 3 लोग लापता है। इलाके के विधायक राकेश जामवाल ने बताया कि दोनों घरों में कुल 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। इस हादसे में पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ दी है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश पूरी ताकत के साथ की जा रही है। हम इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जल्द सुरक्षित मिले।
आज लगभग 6 बजे के करीब सुंदरनगर के जंगम बाग में बहुत बड़ा स्लाइड हुआ जिसमें 2 घर मलबे के नीचे दब गए हैं और उसमें 5 लोग उन दोनों घरों में थे, 4 एक घर में थे और एक बुजुर्ग महिला दूसरे घर में थी। 3 लोगों को निकाल लिया गया जिसमें तीनों मृत पाए गए हैं। अभी 2 लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उसके साथ अभी एक और जानकारी मिली है कि एक टाटा सुमो भी उसमें वहाँ से क्रॉस हो रही थी, उसका भी पता नहीं चल रहा है। मोबाइल नंबर उनका स्विच ऑफ आ रहा है जिसकी टाटा सुमो थी और ना गाड़ी का पता है और ना वो व्यक्ति अभी मिल पाया है। एनडीआरएफ की टीम आ गई है, प्रशासन यहाँ पर आ गया है, सारे लोगों की भी मदद यहाँ पर मिल रही है। बहुत जल्दी जो है बाकी जो 2 लोग दबे हैं उनको निकालने के लिए प्रयास चल रहा है। जेसीबी मशीनें लगी हैं, एनडीआरएफ वाले लगे हैं और हिमाचल पुलिस है, सब लोग यहाँ पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं और स्थानीय लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो 2 लोग दबे हैं उनको भी निकाल लिया जाएगा। सर कितने बजे का हादसा और क्या मुख्य वजह बताइए? 6 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और मैं शिमला से घर की ओर विधानसभा का सत्र समाप्त होने के पश्चात आ रहा था। मुझे नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया और मैं तुरंत यहाँ 6:45 पर लगभग यहाँ स्पॉट पर पहुँच गया था। और हादसे का कारण आज बरसात के कारण, बारिश के कारण जो है वो स्लाइड हुआ है और जिससे 2 घर जो हैं इस मलबे के अंदर दबे हैं। बदलता हुआ भारत अब केवल नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुका है। तेजी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कानपुर से सामने आ रहे आर्थिक संकेतों और विशेषज्ञों के राय के मुताबिक भारत अगले 2 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। जी हाँ, एक समय पर विकासशील कहलाने वाला भारत अब विश्व के सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। उद्योग, निवेश, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही प्रगति इसके स्पष्ट संकेत है। मौजूद समय में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अनुमान है कि 2027 तक यह जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर होगा। यह उपलब्धि न केवल देश की आर्थिक ताकत को दर्शाती है बल्कि आम भारतीय के लिए नए अवसरों के द्वार पर खोलती है। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो समय होगा उसमें इन सब का योगदान होना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा आज एक बार फिर राजनीतिक तूफान का गवाह बनी। विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी को मंगलवार को सदन से निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। पूरा विवाद शुरू हुआ राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की एक टिप्पणी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना द्वारा एक अस्थायी मंच तोड़े जाने की घटना ने उन्हें 1971 के ढाका नरसंहार की याद दिला दी। भ्रत्य भासु की इस तुलना को भाजपा ने देश विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही भारतीय सेना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का मंच तोड़ा है, जो कथित तौर पर प्रवासी बंगाली मजदूरों पर अत्याचार के विरोध में बनाया गया था। बंगाल की राजनीति में सेना को लेकर इस तरह के आरोप और टिप्पणियां पहले कभी नहीं देखी गई। अब सवाल यहाँ है कि क्या ये बयान वाकई राजनीति की सीमाएं लंघ रहे हैं? सुनिए आगे। इंडियन आर्मी के खिलाफ हायर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्य बसु ने जिस तरह से अटैक किया असेंबली में,
मैं उनका बात एक्सपंज करने के लिए डिमांड किया था, स्पीकर ने नहीं किया। उसका बाद मैं इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद ये नारा उठाया, इसलिए सस्पेंड किया। मैं प्राउड इंडियन हूं, देश की आर्मी का सम्मान रक्षा करने के लिए मैं आवाज उठाया, इसलिए वो लोग सस्पेंड किया। कोई दिक्कत नहीं, पिछले 4.5 साल में बार बार ये लोग किया, कोई दिक्कत नहीं। आज तो इंडियन आर्मी का सम्मान रक्षा करने का जो लड़ाई मैं किया उसके लिए सस्पेंड किया। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, मैं बीजेपी का एक छोटा सिपाही हूं। मैं आर्मी के खिलाफ असेंबली में इस तरीके से एक मिनिस्टर ने बात रखेगी, उसको विरोध नहीं होगा, ये सहन नहीं होगा। बोलिए दादा, जिस तरह से वो कह रहे कि इंडियन आर्मी उनको देख के डर के भाग गई, ये आर्मी को मिसयूज, वो तो ममता बनर्जी ने किया, पूरा निंदा हो रहा है। आज तो बहुत खराब किया, हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया आर्मी राजनीति से प्रेरित होकर टीएमसी का जो स्ट्रक्चर था वो तोड़फोड़ किया। दूसरा बात उन्होंने बताया, जैसे पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में ढाका में हॉल में घुस कर ढाका यूनिवर्सिटी में गोली किया, खून किया, मौत की घात उतार दिया। यहाँ बीजेपी का सेना, इंडियन आर्मी बीजेपी का सेना हो गया, वो भी टीएमसी का खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। ये बहुत घटिया शब्द है, ये घोर अपमानजनक है, ये देश विरोधी बात है। हर पेट्रियोटिक पीपल को, देश प्रेमी पीपल को, राष्ट्रवादी पीपल को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लगातार जिस तरह से देश की सेना की बात करे, चाहे देश के बीजेपी के साथ कनेक्ट करना, आर्मी कभी भी ये पाकिस्तान जो भाषा में बात करता है, ममता बनर्जी और उनकी साथी उस भाषा से बात करता है। ये कंप्लीटली एंटी नेशनल, कंप्लीटली एंटी नेशनल। ये लोग आल बदर, राजाकार, हिफाजत और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्य, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भारी तबाही झेल रहे हैं। अब मुद्दे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि इन राज्यों में हालत बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद बेहद जरूरी है। हजारों परिवार अपने घरों, जान और अपनों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र से अपील की है कि वह तत्काल राहत कार्य तेज करे और प्रभावित राज्यों को विशेष पैकेज दे। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। देश भर के व्यापारियों और उपभोक्ताओं की नज़र आज नई दिल्ली में हो रही है। जीएसटी परिषद की 26वीं बैठक पर टिकी है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता कर रही है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। माना जा रहा है कि इस 2 दिवसीय बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्र के मुताबिक जीएसटी दरों का युक्तिकरण, अनुमान पालन प्रक्रिया को आसान बनाना और व्यापार को सुगम बनाना इस बैठक के प्रमुख एजेंडे में है। सरकार का लक्ष्य है एक सरल, पारदर्शी और स्थिर कर प्रणाली विकसित करना जो समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के मजबूत करे।
क्या इस बैठक में व्यापारियों को राहत और उपभोक्ताओं को राहत दोनों मिल पाएगी? सभी की निगाहें अब जीएसटी परिषद के फैसलों पर टिकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नेक्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा जीएसटी रिफॉर्म है। पूरे देश के व्यापारी 3 और 4 तारीख की इस बैठक की ओर देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा होगी उसमें जहां करों के स्लैब में कमी होगी, वहीं बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुएं ऊंचे स्लैब से निकाल करके नीचे के स्लैब में लाई जाएंगी। उससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबर के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।